कॉन्स्टर्नेशन का जो कोर मीनिंग है, यानी इसका मूल अर्थ, वो सिर्फ डर या चिंता तक सीमित नहीं है। ये असल में किसी अचानक, अनएक्सपेक्टेड और नेगेटिव घटना के बाद पैदा होने वाली गहरी निराशा और घबराहट की मिलीजुली स्थिति है। इसको ऐसे समझें कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको पता चलता है कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। उस पल जो एकदम से स्तब्ध कर देने वाली घबराहट होगी, वही कॉन्स्टर्नेशन है। ये फॉर्मल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका कोनोटेशन हमेशा नेगेटिव ही रहता है। एग्जाम के लिहाज से सबसे बड़ा ट्रैप यही है। इसे आम एंग्जाइटी से अलग समझना ज़रूरी है। इसका की एलिमेंट है द शॉक ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। अब इसके सिनोनिम्स के बीच के फर्क पर गौर करते हैं। देखिए, ट्रेपिडेशन भविष्य को लेकर एक डर है, पता नहीं आगे क्या होगा। एंग्जाइटी एक आम, लंबे समय तक चलने वाली बेचैनी है। और अलार्म खतरे का एक सीधा संकेत होता है, जैसे फायर अलार्म। कॉन्स्टर्नेशन इन सबसे इसलिए अलग है क्योंकि ये घटना के होने के बाद की प्रतिक्रिया है। जहां ट्रेपिडेशन फ्यूचर की तरफ देखता है, वहीं कॉन्स्टर्नेशन पास्ट में हो चुकी किसी घटना पर एक शॉक्ड रिएक्शन है। इसलिए ये शब्द आपस में इंटरचेंजेबल बिल्कुल नहीं है। इनका टेम्पोरल फोकस और इनके कारण दोनों ही पूरी तरह से अलग हैं। इसके एंटोनिम्स इसके अर्थ को और भी साफ कर देते हैं। कंपोजर इसका सबसे डायरेक्ट विलोम शब्द है, जिसका मतलब है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। ये कंट्रोल की एक एक्टिव स्टेट है जिसे बाहरी झटके के बावजूद बनाए रखा जाता है। इसके ठीक उलट कामनेस शांति की एक पैसिव अवस्था है। इसको ऐसे समझिए कि कंपोजर एक व्यक्ति का आंतरिक गुण है, एक इंटरनल क्वालिटी है, जबकि कामनेस बाहरी या आंतरिक माहौल की स्थिति हो सकती है। मुश्किल समय में कंपोजर दिखाया जाता है और एक शांत झील में कामनेस होती है। चलिए, अब भावनाओं की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे शब्द को देखते हैं जो साइंटिफिक और लीगल कॉन्टेक्स्ट्स में काफी महत्वपूर्ण है, रेजिड्यू। रेजिड्यू का बुनियादी अर्थ है अवशेष, यानी किसी चीज का वो छोटा सा हिस्सा जो उसके मूल भाग के इस्तेमाल हो जाने या हटा दिए जाने के बाद बच जाता है, जैसे केमिकल रेजिड्यू या पेस्टिसाइड रेजिड्यू ऑन फ्रूट। इसका इस्तेमाल ज्यादातर फॉर्मल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट्स में होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका कॉनोटेशन आमतौर पर न्यूट्रल होता है। ये सिर्फ इस तथ्य को बताता है कि कुछ बचा हुआ है, बिना किसी पॉजिटिव या नेगेटिव जजमेंट के। इसकी यही ऑब्जेक्टिविटी इसे वैज्ञानिक भाषा के लिए एकदम सही बनाती है। इसके सिनोनिम्स में बहुत सूक्ष्म लेकिन इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। रेमिनेंट में अक्सर एक हिस्टोरिकल या नॉस्टैल्जिक एहसास होता है, जैसे रिमनेंट्स ऑफ अ फॉरगॉटन एम्पायर। वेस्टेज लगभग हमेशा अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे किसी पुरानी आदत या परंपरा का निशान, अ वेस्टेज ऑफ द पास्ट। और ड्रैग्स का मतलब होता है तलछट, यानी किसी चीज का सबसे बेकार, सबसे निचला हिस्सा, और इसका कॉनोटेशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो साफ है, रेजिड्यू एक न्यूट्रल साइंटिफिक टर्म है, रेमनेंट एक टुकड़ा है, वेस्टेज एक अमूर्त निशान है, और ड्रैग्स बेकार हिस्सा है। रेजिड्यू के एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बहुत ही लॉजिकल हैं। रेजिड्यू का मतलब ही अधूरापन या इनकम्प्लीटनेस से जुड़ा है। इसीलिए इसके आमने सामने के ऑपोजिट्स हैं होल और एंटायरिटी, जो पूर्णता या कंप्लीटनेस के एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स को दर्शाते हैं। होल एक संपूर्ण अनडिवाइडेड चीज को कहते हैं, जबकि एंटायरिटी उस संपूर्णता की एब्स्ट्रैक्ट अवस्था है। दोनों ही शब्द उस अधूरेपन के विचार के एकदम विपरीत हैं जिसे रेजिड्यू बयान करता है। ये कंसेप्चुअल ऑपोजिशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब हम एक ऐसे शब्द की परख करेंगे जो वैचारिक और धार्मिक सीमाओं से जुड़ा है। शब्द है प्रोफेन। इस शब्द में एक बहुत आम एग्जाम ट्रैप छुपा हुआ है। प्रोफेन के दो मुख्य अर्थ हैं। इसका जो सबसे आम मतलब है वो है अपवित्र या ईश्वर की निंदा करने वाला, लेकिन इसका मूल और एकेडेमिक अर्थ है वो जो पवित्र ना हो, यानी सेक्युलर या लौकिक। इस शब्द की जड़ें लैटिन के प्रोफेनम में हैं, जिसका मतलब था मंदिर के बाहर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि हम इसके सेक्युलर अर्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इसका आम इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव होता है। एकेडेमिक कॉन्टेक्स्ट में ये सेक्रेड और सेक्युलर के बीच एक न्यूट्रल फर्क को भी दिखा सकता है। इसके सिनोनिम्स के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। इमोरल, ल्यूड और अनएथिकल, ये तीनों ही सामाजिक और नैतिक नियमों को तोड़ते हैं। एक इमोरल काम नैतिकता के खिलाफ है, एक ल्यूड कमेंट यौन रूप से आपत्तिजनक है, और एक अनएथिकल प्रैक्टिस पेशेवर सिद्धांतों के विरुद्ध है।
लेकिन प्रोफेन एक दिव्य या पवित्र नियम को तोड़ता है। इसका सीधा संबंध पवित्रता के उल्लंघन से है और यही इनके बीच का बुनियादी अंतर है। प्रोफेन का सबसे सटीक एंटोनिम है सेक्रेड यानी पवित्र। ये एक सीधी वैचारिक दुश्मनी है, सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन। दूसरा एंटोनिम है पायस यानी धार्मिक या धर्मपरायण। यहाँ एक न्यूआंस है जिसे समझना जरूरी है। सेक्रेड कोई वस्तु, स्थान या विचार होता है। पायस किसी व्यक्ति का गुण होता है। आप किसी मंदिर को सेक्रेड कहेंगे और उसके पुजारी को पायस। ये फर्क ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच का है और एग्जाम सेटर्स इस तरह के न्यूएंस पर बहुत ध्यान देते हैं। अब हम हायरार्की और महत्व के क्षेत्र में आते हैं, एक ऐसे शब्द के साथ जो प्राथमिकता को परिभाषित करता है, पैरामाउंट। पैरामाउंट का बिल्कुल सीधा सा अर्थ है सर्वोच्च महत्व का। जब कोई चीज पैरामाउंट होती है तो उसकी प्रायोरिटी बाकी सब चीजों से ऊपर होती है। जैसे इन एनी क्राइसिस द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है कि यह हर दूसरी चीज से ऊपर है। इसका इस्तेमाल हमेशा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट्स में किया जाता है। इसका कॉनोटेशन न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किस चीज को महत्व दिया जा रहा है। इसके सिनोनिम्स को उनके डोमेन के हिसाब से समझना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम ट्रैप है। सुप्रीम का डोमेन है अथॉरिटी और रैंक, जैसे अ सुप्रीम लीडर। एपेक्स का डोमेन है फिजिकल या स्ट्रक्चरल ऊंचाई, जैसे द एपेक्स ऑफ अ माउंटेन। जेनिथ का डोमेन है समय और सफलता, जैसे द जेनिथ ऑफ अ करियर। पैरामाउंट इन सबसे अलग है क्योंकि इसका डोमेन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस है, महत्व है। इन्हें आपस में मिक्स करना एक आम लेक्सिकल गलती मानी जाती है। पैरामाउंट के एंटोनिम्स इसके अर्थ को और पक्का करते हैं। ट्रिवियल इसका सबसे सीधा विलोम है, जिसका मतलब है तुच्छ या मामूली। पैरामाउंट और ट्रिवियल महत्व के एक्सिस पर दो विपरीत छोर हैं। दूसरा एंटोनिम है इन्फीरियर, जिसका अर्थ है निम्न या घटिया। ये रैंक, स्टेटस या क्वालिटी के एक्सिस पर विरोध को दर्शाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक पैरामाउंट विचार इन्फीरियर क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन वो कभी ट्रिवियल नहीं हो सकता। और आखिर में आइए भाषा और अभिव्यक्ति की कला को समझते हैं एलोक्वेंट शब्द के जरिए। यह प्रभावी संचार का शिखर है और इसका कॉनोटेशन बेहद पॉजिटिव होता है। एलोक्वेंट होने का मतलब सिर्फ फ्लुएंट या धारा प्रवाह बोलना नहीं है। एलोक्वेंस असल में सुंदरता के माध्यम से मनवाने की कला है, पर्सुएजन थ्रू ब्यूटी। ये सही शब्दों को चुनकर उन्हें इस तरह से पेश करने की कला है जिससे सुनने वाले पर एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल असर पड़े। ये भाषा पर पकड़ और प्रेरक शक्ति का एक अनोखा संगम है। इसका कॉनोटेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका इस्तेमाल फॉर्मल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट्स में होता है। एलोक्वेंस को इसके सिनोनिम्स के एक कॉम्बिनेशन के रूप में देखें। इसको एक फॉर्मूला की तरह सोचिए। फ्लुएंसी प्लस आर्टिकुलेसी प्लस एक्सप्रेसिवनेस इज इक्वल टू एलोक्वेंस। कोई व्यक्ति फ्लुएंट हो सकता है, पर हो सकता है वो बोरिंग हो। कोई आर्टिकुलेट हो सकता है, पर शायद उसकी बातें सूखी और प्रेरणाहीन हो। कोई एक्सप्रेसिव हो सकता है, पर शायद उसके पास सही शब्द ना हो। लेकिन एक एलोक्वेंट व्यक्ति में ये तीनों गुण मिलकर एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं। इसके एंटोनिम्स इस फर्क को और भी गहराई से समझाते हैं। देखिए, इनआर्टिकुलेट होना बोलने वाले की एक कमी है, एक्सप्रेशन में एक पर्सनल कमी, जबकि वेग होना कम्युनिकेशन का एक दोष है, यानी मैसेज में ही एक कमी। इनआर्टिकुलेट इसका सीधा विलोम है। एक एलोक्वेंट स्पीकर जानबूझकर वेग हो सकता है, लेकिन वो कभी इनआर्टिकुलेट नहीं हो सकता। ये फर्क कैपेबिलिटी और क्वालिटी के बीच का है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।